नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, यह एक मोर और मोरनी पक्षी का प्रसंग है। मोर ने मोरनी को बताया, चाहे कितने भी सगे हों, चाहे कितने भी करीबी हों, लेकिन ऐसे चार लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। मित्रों, कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी पक्षी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों, वह मोर की जो पत्नी थी मोरनी, वह अपने पति मोर से बड़ा प्रेम करती थी, अपने पति मोर पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। मित्रों, इधर मोर और मोरनी का ऐसा प्रेम देखकर जंगल के अन्य पशु पक्षी बड़े दुखी रहते थे। सभी जीव जंतु दोनों मोर और मोरनी से जलते थे, सोचते थे कि किस प्रकार मोर और मोरनी के बीच में फूट डाला जाए, कैसे दोनों का जीवन कष्ट से भर दिया जाए। मित्रों, एक दिन की बात है, मोर दाना पानी लेने के लिए कहीं दूर जाता है और मोरनी हमेशा की तरह बैठकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तभी उड़ता हुआ एक कौवा मोरनी के पास में आता है और कहता है कि प्रिय मोरनी बहन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति मोर किसी और से प्रेम करता है, वह तुम्हें नहीं चाहता है। कौवा कहता है कि मोरनी बहन, मैंने तुम्हारे पति को किसी और के साथ देखा था, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मित्रों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर मोरनी को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। मोरनी बिना कुछ सोचे समझे कौवे की बातों पर विश्वास कर लेती है। वह नहीं जानती थी कि यह कौवा मेरे और मेरे पति मोर के बीच में फूट डालने आया है। मित्रों, अब तो मोरनी क्रोध में भर जाती है। वह सोचती है कि अब मैं अपने पति मोर के साथ नहीं रहूंगी। पियाजी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार मोरनी दिन भर क्रोध में भरी रहती है। इधर शाम का समय होता है, सूरज ढलता है और मोर अपने परिवार के लिए दाना पानी लेकर के घोंसले में आता है। मित्रों, मोर को देखकर मोरनी का क्रोध और बढ़ जाता है। मोरनी कहती है कि पिया जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। मुझे सब पता चल गया है कि आप किसी और से प्रेम करते हैं और आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मोरनी कहती है कि अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और अब आप अकेले रहिए। मित्रों, ऐसा कहकर मोरनी जाने लगती है। तभी मोर मोरनी को पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि प्रिय, तुम यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। तब मोरनी बताती है कि पियाजी, आज एक कौवा हमारे पास में आया था, उसने मुझे सब बता दिया है कि आप विश्वास पात्र नहीं हैं और आप किसी और से प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, मोरनी की ऐसी बातें सुनकर मोर समझ जाता है कि यह उस कौवे की चाल है। वह हम दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डालना चाहता है। अब मोर कहता है कि प्रिय, तुम्हें मेरी बात इस प्रकार समझ में नहीं आएगी, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझाता हूँ कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हों, कितने भी करीबी हों, लेकिन इन चार लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमेशा धोखा देते हैं, हमेशा विश्वासघात करते हैं। फिर मित्रों, अब मोरनी कहती है कि आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद मुझे आप पर कुछ विश्वास हो जाए। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि प्रिय, ध्यान से सुनना, यह कहानी तुम्हें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा, कभी पराजित नहीं होगा। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, जब तक बात की जड़ तक ना पहुंच जाओ, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ या दूसरों की बताई गई बातों पर एकदम से विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में सिर्फ पछताना ही रह जाता है,
कई बार लोग किसी की भी बातों में पड़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, पूरी जानकारी ना जुटा लो, तब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचना। खास करके जब अपने परिवार की बात हो, तब तो कभी जल्दबाजी करना ही नहीं चाहिए, ना शक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, मोर आगे कहता है कि प्रिय, पुराने समय की बात है। गांव में एक मोहन नाम का बहुत ही सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु दुर्भाग्यवश वह बहुत निर्धन था। वह रुपए पैसे से तो किसी की मदद कर नहीं सकता था, परंतु अपने शरीर से हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे, परंतु उसके लिए घर और कुछ खेती की जमीन छोड़ गए थे, जिसमें वह खेती करके अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता था। मोहन की शादी नहीं हुई थी और वह शादी करना भी नहीं चाहता था, परंतु एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। मित्रों, मोर आगे मोरनी से कहता है कि प्रिय, हुआ कुछ ऐसा था कि उसके गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का भी उस बेटी के अलावा कोई नहीं था। अब बेटी अकेली क्या कर सकती थी? घर का काम करे या खेती करे, खेती का काम भी अकेले नहीं कर पाती थी, और ऊपर से वह एक लड़की थी। उसे गांव समाज को देखकर भी चलना होता था। गांव में लड़कियों को अकेले कहीं जाना ठीक नहीं माना जाता था। कहीं बुरी मंशा वाले लोग उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दें, या फिर कोई उस पर व्यर्थ का दोष ना लगा दे। इन्हीं ही सारी बातों को मन में सोचकर वह लड़की घर से बाहर कम निकलती थी। उधर मोहन को जब पता चला कि यह बूढ़ी माँ का खेत में काम करने वाला कोई नहीं है, तो वह अपने साथ उनकी भी खेती बाड़ी कर दिया करता था। बूढ़ी माँ की और उस लड़की की जीविका भी मोहन ही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती थी तो मोहन उसकी सेवा भी किया करता था, उसकी दवा का भी प्रबंध करता था। मित्रों, एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई तो मोहन एक वैद्य को बुला लाया, लेकिन वैद्य की दवाई से भी बूढ़ी माँ को कोई राहत नहीं मिली। अब तो बूढ़ी माँ को आभास हो गया था कि अब उसका समय आ गया है, परंतु उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। तभी उसने सोचा कि मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही हूँ, लड़का तो मेरे पास में ही है, जरूर किसी ने मेरे जैसी मंद बुद्धि को देखकर ही यह कहावत कही होगी कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। अगले दिन बूढ़ी माँ चारपाई पर पड़े पड़े मोहन से बोली, देखो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, जिसका उपकार हम नहीं चुका सकते। अब मेरा बचना तो मुश्किल है, किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। तुम्हारे उपकार से बेटा मेरे रोम रोम दबे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या तुम मुझ पर एक उपकार और कर सकते हो, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं? मित्रों, मोहन कहने लगा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा आपके अलावा इस संसार में और है ही कौन? मैं तो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तब वह बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी से तुम शादी कर लेना, तुमसे अच्छा लड़का इसे भला कहाँ मिल सकता है। मित्रों, वह लड़का उस बूढ़ी माँ से कुछ कह पाता, इससे पहले ही उस बूढ़ी माँ के प्राण निकल गए। इस तरह मोहन को उसी लड़की से शादी करनी पड़ी। अब वह उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया और उसके साथ रहने लगा। मित्रों, मोर आगे मोरनी से कहता है कि प्रिय, शादी से पहले उस लड़की ने मोहन के सामने एक शर्त रखी थी। लड़की ने कहा था कि मोहन, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं शहर में जाकर पढ़ती हूँ। अब मैं शहर जाकर कोई काम करूँगी तो मुझे रोकोगे नहीं, साथ ही साथ तुम कभी नहीं पूछोगे कि शहर में जाकर मैं कौन सा काम करती हूँ। मित्रों, लड़की की शर्त उस लड़के ने मान ली। अब तो वह लड़की सप्ताह में सिर्फ एक दिन मोहन के पास गांव में रहती थी, बाकी दिन शहर में जाकर रहती थी। लेकिन शर्त के मुताबिक मोहन उससे कुछ पूछता नहीं था। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता है। बाद में गांव के लोग भी मोहन से पूछने लगे कि तुम्हारी पत्नी शहर में कौन सा काम करती है, लेकिन मोहन को तो कुछ पता ही नहीं था। शर्त के मुताबिक वह अपनी पत्नी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, तो वह गांव वालों को क्या बताता। आखिर में उसे कहना ही पड़ता था, भाई हमें कुछ नहीं पता,
उसने कभी हमें बताया ही नहीं है कि वह क्या करती है, और ना मैंने कभी उससे पूछा है। मित्रों, फिर क्या था, अब तो उसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। गांव में बातें शुरू हो गई कि मोहन की औरत शहर जाकर गलत काम करती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह एक चरित्रहीन स्त्री है। गांव के लोग कहते कि अगर शहर में नौकरी करती होती तो मोहन को अवश्य बताती, लेकिन मोहन को तो उस लड़की ने पहले ही अपने वचन के बंधन में बांध लिया है। मित्रों, धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो मोहन कहीं जाता तो लोग मोहन को देखते ही उसके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगते थे। कोई कहता था कि तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या उसके साथ जाकर देख क्यों नहीं लेते कि आखिर तुम्हारी पत्नी क्या करती है। गांव वालों की बातें सुन सुनकर मोहन तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि यह सभी लोग सच बोल रहे हैं, वह जरूर शहर में रहकर कोई गलत काम कर रही है, इसीलिए मुझे अपने वचनों में बांध दिया है। मित्रों, मोर आगे कहता है कि प्रिय मोहन सोचने लगा कि मुझे तो पहले से ही स्त्रियों से नफरत थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मरते मरते वह बूढ़ी माँ मेरे गले में मौत का फंदा डाल गई। अब ना तो जीते बनता है ना ही मरते बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे। मोहन गांव के लोगों की तरह तरह की बातें सुन सुनकर क्रोध से भर उठता था। पति पत्नी के बीच के विश्वास को गांव के कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। वह सोचने लगा, अब जीने में क्या रखा है, इतनी बदनामी हो गई है, अब तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक दिन नदी के किनारे गया और नदी में छलांग लगा दी। मित्रों, सहयोग से एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह तैरना जानते थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लड़का आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया है और डूब रहा है, तो महात्मा जी ने तैरकर मोहन को बचा लिया और किनारे खींच लाए। मोहन बोला, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं तो मरने के लिए ही नदी में कूदा था। महात्मा बोले, लेकिन बेटा तुम मरना क्यों चाहते हो, इस दुनिया में जीने के लिए लोग या क्या नहीं करते हैं, और तुम हो कि मरने पर उतार। मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। मैं कैसे गांव वालों को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाकर बात करूं, इस बदनामी को लेकर मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा जी बोले, बेटा एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी पत्नी को कभी गलत कार्य करते हुए देखा है, या किसी पुरुष के साथ आते जाते उसे देखा हो। तब मोहन बोला, नहीं महात्मा जी, मैंने उसे किसी के साथ आते जाते नहीं देखा है और न कोई गलत कार्य करते देखा है। मैंने तो उसे आज तक कुछ करते देखा ही नहीं है। मैं तो यह भी नहीं जानता हूँ कि वह शहर में जाकर क्या करती है। यह तो मेरे गांव वाले कह रहे हैं कि वह बदचलन है और मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मुझे भी लगा कि मेरी स्त्री ठीक नहीं है। मित्रों, महात्मा जी कहने लगे, बेटा अगर कल को गांव वाले यह कहने लगें कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, तो क्या तुम मान लोगे। मोहन बोला, यह बात मैं कैसे मान लूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी तो हो सकती है। तुम्हें अगर शक है तो तुम्हें उसका पता लगाना चाहिए। तुम्हें उसके हर कार्य पर नजर रखने की आजादी है। उसके लिए तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हो। एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले लोग कान के कच्चे कहलाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अच्छे दोस्त या अच्छी पत्नी को खो देते हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की नजरों में बुरे जरूर होते हो, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में सोचते हैं। महात्मा जी आगे कहने लगे कि जरा सोचो, जो गांव वाली तुम्हारी स्त्री पर दोष लगा रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी पत्नी को काम करते देखा है कि वह क्या करती है। वह तो बस यूं ही हवा में बातें बना रहे हैं, क्योंकि उनके घर की बात थोड़ी है, किसी और के बारे में चाहे जैसा बोलो कौन रोकता है। यही तो दुनिया की असलियत है। महात्मा जी ने समझाया, बेटा जिस बात को सोचकर तुम आत्महत्या कर रहे हो, अगर वह बात सच ना हुई
तो क्या गांव वाले तुम्हें जीवित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रही बात तुम्हारे सम्मान की, तो उसके विषय में तुम्हें समझाता हूँ। महात्मा जी ने एक सिक्का अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। बोले ये क्या है? तो मोहन ने कहा महाराज ये तो रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस रुपये के सिक्के को पैरों से कुचला। उसके बाद मोहन से पूछा अब यह क्या है? मोहन बोला महात्मा जी यह रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस सिक्के को कीचड़ में फेंक दिया। फिर कीचड़ में से निकालकर मोहन से पूछा कि यह क्या है? तो मोहन ने जवाब दिया महात्मा जी यह रुपया ही है। चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो, चाहे कीचड़ में फेंक दो, रहेगा तो वो रुपया ही। मित्रों, तब महात्मा जी बोले बेटे एक नेक दिल इंसान इस रुपये की तरह होता है। उसकी चाहे कोई निंदा कर दे, या वह गरीब हो जाए या भूखा रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात तुम्हारी पत्नी के चाल चलन की, तो अभी शहर चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार मोहन महात्मा जी के साथ शहर के लिए चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी शहर में कहाँ रहती है और क्या काम करती है। उसने केवल लोगों के मुंह से सुन रखा था कि वह गलत काम करती है। महात्मा जी उसे लेकर शहर में एक बूढ़े वैद्य के पास आए और बोले वैद्य जी आप तो पूरे शहर की खबर रखते हो। इस व्यक्ति की पत्नी शहर में रहती है, लेकिन इसे यह नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। तभी वैद्य जी कहते हैं देखो भाई, मेरे पास 150 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें 10 विवाहित हैं। पहले तुम उन 10 में तलाश कर लो। अगर उसमें तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिलती है तो मैं उन 150 लड़कियों को उसकी तलाशी का काम दे दूंगा। मित्रों, मोहन ने जब उन 10 विवाहित लड़कियों में अपनी पत्नी को देखा तो वह उन्हीं में से एक थी। वह अपने पति को यहाँ देखकर बड़ी हैरान थी और बोली आप यहाँ क्या करने आए हो? महात्मा जी बोले हाँ पुत्री, हम लोग सहयोगवश यहाँ आ गए हैं, नहीं तो मूर्खता के कारण यह महाशय नदी में जान देने जा रहे थे। महात्मा जी कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया था कि तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो। उल्टा उससे तुमने वचन ले रखा है कि मुझसे कुछ मत पूछना। भला क्या ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी पत्नी की जानकारी ना रखता हो, पत्नी पति की जानकारी ना रखती हो? अगर इस तरह की बात होती है तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी की गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और उसकी गलतफहमी को दूर करना मेरे लिए कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा आवश्यक है। मित्रों, मोर आगे मोरनी से कहता है कि प्रिय मोहन की पत्नी मोहन से बोली तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, बल्कि तुम्हारे ही सहारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, जिसकी कीमत मैं कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी? क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से ज्यादा भोले निकले। कम से कम एक बार तुम्हें मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था कि शहर में कौन सा कार्य करती हो, कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हो। तुम्हें पूरा हक था जानने का, और कार्य पसंद न आए तो रोकने का। पति पत्नी के बीच संवाद करने को कोई बंधन नहीं रोकता। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। मैं मानती हूँ कि मैंने ना समझी में बड़ी भूल कर दी थी। तुमसे ना पूछने का वचन ले लिया, लेकिन तुमसे मिलने तो हर हफ्ते आया करती थी। तुम एक बार मेरे कार्य को देखने की इच्छा तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए विवश हो जाती। अब मुझसे वादा करो कि मेरे साथ शहर में ही रहोगे, मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ोगे। इसके लिए तुम्हें भी वैद्य का कार्य सीखना होगा। मैं अब तक इन्हीं वैद्य जी के पास वैद्य जी का कार्य सीख रही थी। मैंने इनसे इनका काम सीख लिया है। तुम जब सीख करके पक्के हो जाओगे तो हम उन गांव वालों को बताने चलेंगे कि हम कौन सा धंधा करते हैं। मित्रों, मोर आगे कहता है कि प्रिय, उसी दिन से मोहन और उसकी पत्नी शहर में रहने लगे।
मोहन शहर में ही रह गया और महात्मा जी उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया में चले आए, लेकिन वह चलते चलते कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों को अपने गांव लौटना होगा। अब कुछ दिन बाद मोहन को पता चला कि गांव में भयंकर बीमारी फैल गई है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, हमें गांव वालों की मदद के लिए गांव चलना चाहिए, वरना सभी बेमौत मारे जाएंगे। अब तो दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, लेकिन उसकी पत्नी की सूझबूझ और समय पर इलाज करने से वह सब बच गए। दोनों पति पत्नी ने समस्त बीमार लोगों को बचा लिया था। अब तो मित्रों, जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती थी, जो निंदा करने वाले लोग थे, वह उसे देखकर उनका सिर अपने आप शर्म से नीचे झुक जाता था। वह अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते थे कि हम लोग जिसको बदचलन कहते थे, वह वास्तव में एक वैद्य है जिसने पूरे गांव की आज जान बचाई है। जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगा तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर लेट गए। बोले, हम तुम्हें अब शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वालों की जिंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकरा कर चले गए तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतियों को माफ नहीं किया है। मोहन की पत्नी अपने पति से बोली, हम इन्हें निराश करके इनका दिल तोड़कर शहर नहीं जा सकते। आखिर यही हमारे अपने हैं, यही हमारे ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन हैं। मित्रों, इस प्रकार दोनों ने गांव में ही अपनी वैद्यशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ महात्मा जी को बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर समाज सेवा में लग गए। मित्रों, मोर मोरनी से आगे कहता है कि प्रिय, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फायदा उठाकर बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, अंत में मोर कहता है कि प्रिय, इन 4 लोगों पर मनुष्य को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितने ही सगे संबंधी हों, पर ऐसे 4 लोगों की बातों में मनुष्य को कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, जो राह चलते आपको सलाह दे, क्योंकि राह चलता व्यक्ति अगर आपको सलाह देता है तो वह जरूर आपको किसी गलत काम में फंसाना चाहता है और आपका फायदा उठाना चाहता है। इसलिए राह चलते व्यक्ति की बात कभी नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपसे जलन रखता हो, क्योंकि जलन रखने वाले लोग अक्सर मन के मैले होते हैं। वह कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरों की तरक्की से वह बहुत जलते हैं। इसलिए जलन रखने वालों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 3, जो अधिक झूठ बोलते हों। मित्रों, झूठ बोलने वाले लोग अक्सर बुरा ही करते हैं। वह किसी झूठी बात में, किसी गलत काम में दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना फायदा करते हैं। इसलिए झूठ बोलने वालों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 4, जो नशा करता हो और नशेबाज हो। मित्रों, कभी भी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए जो कोई नशा करता हो, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता। वह नशे में ना जाने क्या क्या बोलकर और आपको फंसा सकता है। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, यह बातें मोर अपनी पत्नी मोरनी को बताता है और मोरनी को तोते की बात समझ में आ जाती है। मोरनी अपने पति से माफी मांगती है और कहती है कि पिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा, मुझे उस कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।